स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। आज है छोटी वाली बिटिया का जन्मदिन और आप सब पढ़ ही चुके हैं, सामने लिखा होगा हैप्पी बर्थडे डियर क्यूट। और हम उसको आपसे मिलाने के लिए लेकर आ रहे हैं, बड़ा परेशान कर रही है। और ये मिलिए, ये है छोटी डॉल, इनका नाम है, नाम तो बहुत सारे हैं, इनका आरुषि भी कहा जाता है, परी भी कहते हैं, और क्या नाम है। चलो अच्छा नमस्ते करो, पहले सबसे नमस्ते करो ऐसे, और बाय बाय कर लो। अभी नहीं रुक जाओ, बाद में करना। ये 1 साल की हो गई हैं। और ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ये इनके चाचा ने तैयार की, क्योंकि आपको तो पता है मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है। और वही सारा काम देखते हैं, एडिटिंग का, कैमरे का। तो आरुषि 1 साल की पूरी हो चुकी हैं। आप लोगों से मिलाने के लिए सोचा था कि आज मिला देंगे, इसी बहाने से आपको एक मुलाकात। देख लेना, बाद में देख लेना। सामने देखो, उधर देखो, नमस्ते करो अच्छे से, पहले नमस्ते करो। उधर बाबू, उधर नमस्ते करो ऐसे। हाँ, तो आप लोग देख करके आज शायद अच्छा लगा होगा आपको। ये एक छोटी सी बेटी है, 1 साल की पूरी हो चुकी है आज। आप लोग अब क्या करना है, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए इनके लिए। अब आपको वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना है, ताकि और लोग भी इसको शुभकामनाएं दे पाएँ, हैप्पी बर्थडे बोल पाएँ, है ना। और हाँ, जाना नहीं, अभी क्लास है आपकी। क्लास आपको आज पढ़नी है खनिज, विटामिन तो पढ़ ही चुके हैं, मिनरल आप देख लेंगे आज, है ना। खनिज देख लेंगे, लवण देख लेंगे, सारी चीज़ देख लेंगे। तो जाना नहीं, हम इनको छोड़ करके घर आते हैं। चलो बाय बाय करो, फिर चलते हैं। चलो सबसे करो बाय बाय। इधर देखो, देख रहा है कोई तुमको, इधर देखो, बाय बाय। ठीक है, चलो। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, पढ़ना हमें ये है कि देखो, अगर जनरल साइंस की बात कर ली जाए तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में हम लोग का कवर हो चुका है। मैंने बताया था जो आपके फूड होते हैं, और फूड से पहले भी काफ़ी सारी चीज़ बताई थी। तो मैंने आपको बताया था भोजन जो होता है, फूड जो होता है, 2 प्रकार का होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो एक होता है गुरु पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके लघु पोषक तत्व, ठीक। जो गुरु पोषक तत्व होते हैं उनसे हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। कौन कौन से होते थे, तो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, वसा हो गई, है ना, वसा, इतने आपने पढ़ लिए थे। उसके बाद ये भी आपने पढ़ लिए। लघु पोषक तत्व के अंदर कौन कौन आता है, तो आपके आते हैं विटामिन आते हैं, ठीक। विटामिन आपने पूरे पढ़ लिए हैं। विटामिन के बाद मैंने आपको बताया था खनिज आता है, खनिज हो गया, लवण हो गया, है ना, खनिज लवण। और क्या बताया था, और इसी में बताया था मैंने आपको रुक्षांश बताया था, रुक्षांश, ठीक। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी थी। कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन कंप्लीट हो गया है। क्या रह गया आपका, ये रह गया, ये आपका लास्ट रह गया, इसको एंड कर दें। तो ये मैंने इतना आपको कवर करा दिया है। अगर इतना हम देखें तो लगभग आपका 5 से 6 घंटे मैंने क्लास ली है, तब जाकर के आपका कवर हुआ है, पूरा हुआ है। और आपको जनरली पता होगा कि आप पढ़ लेते हो कितनी देर में, बहुत ज़्यादा आधे घंटे या 1 घंटे में सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो। तो सोच सकते हो आपने क्या पढ़ा होगा, किस लेवल का पढ़ा होगा। और तो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका ये क्वेश्चन छूट जाता है, कहीं वो छूट जाता है ना। तो सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज, और खनिज लवण, रुक्षांश। खनिज लवण में आपका मिनरल वगैरह होता है, इसको हम देखते हैं क्या होता है मिनरल्स। अच्छा, एक चीज़ पता है आपको, जब आपको प्यास लगती है तो प्यास लगने पर आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है, उसको पानी की आवश्यकता इतनी नहीं है, उसको पानी के साथ साथ में चाहिए खनिज चाहिए होते हैं। क्या चाहिए, खनिज, ठीक है, खनिज चाहिए होते थे, खनिज लवण, ठीक, साल्ट, मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें ये होती, यही आपकी बॉडी डिमांड करती है। जैसे आप लिक्विड चीज़ें लेते हो या चीज़ों को जब भी खाते हो, कोई रसेदार चीज़ें खाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है पोषण के अंतर्गत। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग देखें कि इनकी ज़रूरत क्या होती है। तो खनिज जो होते हैं ये आपकी पूरी बॉडी में जो आपकी उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी पता है क्या होता है, उपापचयी का मतलब होता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब, जैसे आपने स्टार्च लिया, स्टार्च खाया, प्रोटीन खाई, वसा खाई। अब ऐसा तो है नहीं आपने वसा लिया हाथ में, उससे तुरंत एनर्जी बन जाएगी। ऐसा अगर होता तो हाथ में आप तेल डालते, वैसे करते स्वाहा, तुरंत एनर्जी तैयार। तो ऐसा तो होता नहीं है। जब आप ग्लूकोज लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, कोई सारी चीज़ लेते हो, तो ये ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज में टूटने के बाद फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की सहायता से
इसमें एटीपी वगैरह बनता है ना, एटीपी वगैरह बनता है, मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी बनती, ऊर्जा बनती है। और ये सारे चक्र जो होते हैं आपकी बॉडी में होते हैं, ये कहाँ से टूटता है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सारी चीज़ टूटना, और ये सारी टूटने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग बोलते हैं उपापचयी रासायनिक क्रिया, या इसको कह सकते हैं हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक, तो ये सारी इसमें अंदर होते हैं अपचय और उपचय, और दोनों को मिलाकर बनता है उपापचय। ठीक, तो ये चीज़ आपकी अगर समझ में आ गई तो इसको हटा दें। तो खनिज जो हैं वो क्या करते हैं, जो आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उसमें सहायक होते हैं। ठीक, तो अब ये जो होते हैं खनिज या लवण या साल्ट या मिनरल जो भी होते हैं, ये किसके होते हैं, तो ये होते हैं धातुओं के, है ना, धातु के, अधातु के, अधातु के, इनके धातुओं के हो सकते हैं, अधातुओं के हो सकते हैं, साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये खनिज और मिनरल के अंतर्गत आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, खनिज और ये जो आपके लवण वगैरह हैं, ये दो प्रकार के हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार के, तो समझते चलना दो प्रकार कौन से होते हैं भैया। देखो ये जो है मात्रा के आधार पर होते हैं, आपके शरीर में जो मात्रा कितनी मात्रा किसको चाहिए उसके आधार पर दो प्रकार के। पहला अगर हम बात करें बृहद, दूसरे होते हैं, इसको दूसरा नाम दिया जाता है गुरु। ठीक, और हम लोग एक और नाम देते हैं माइक्रो। और ये आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट, जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें देखा होगा। अगला होता है लघु, लघु, सूक्ष्म, माइक्रो, माइक्रो। ठीक, तो ये मात्रा के आधार पर होते हैं, जितनी बॉडी में जिनकी अधिक मात्रा चाहिए तो वो क्या हो गए आपके बृहद हो गए, जिनकी थोड़ा कम मात्रा चाहिए वो आपके लघु हो गए। तो इसमें कौन कौन से होते हैं देखते चलना। इसमें सोडियम, सोडियम है भाई, पोटेशियम है, पोटेशियम हो गया है ना, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना। और आपका जो है फास्फेट हो गया, फास्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक है, लिखते चलना सारी चीज़ें, क्लोराइड हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका सोडियम हो गया, Na हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, सॉरी कैल्शियम, क्लोरीन लिख दिया था, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम और मैग्नीज अलग अलग हैं, ध्यान रखना, मैग्नीशियम Mg होता है और मैग्नीज Mn होता है। फास्फेट हो गया, ठीक, सल्फर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हम माइक्रो में देखें, लघु में देखें तो क्या क्या होते हैं, तो पहला इसमें आयरन, आयरन हो जाता है, आयोडीन हो गया, है ना, और आपका तांबा हो गया, कॉपर, कॉपर हो गया जिसको Cu कहते हैं, और इसमें होता है कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट, कोबाल्ट अच्छा याद है, मैंने आपको जब विटामिन पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कोबाल्ट क्या होता है। देखो कोबाल्ट ये आपका B12 जो विटामिन होती है उसमें पाया जाता है, और ये करता क्या है तो आपको पता है, ये ऑक्सीजन बांधना बताता है, ऑक्सीजन को कैरी करना बताता है। किसको बताता है, RBC को बताता है। ठीक, दूसरा होता है मैग्नीज हो गया, मैग्नीज Mn, ठीक, और आपका फ्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया। तो इतने हो गए। अब यहाँ तक आपने इतना समझ लिया होगा कि दो प्रकार से हुए खनिज, और खनिज करते क्या हैं, तो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है, उपापचयी क्रियाएं जो होती है उसमें ये सहायता करते हैं, उसको नियंत्रित करने का, उसको कम करने का, उसको ज़्यादा करने का। तो ये सारी चीज़ कौन करता है कम, तो ये लोग करते हैं। ठीक है, अब आपने इसमें देख लिया सोडियम है, पोटेशियम, ये क्या करते हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं, तो एक एक चीज़ को देखते चलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं इसको आराम से। सोडियम देखो, देखो भाई लिखते हैं हम लोग, पहले बृहद वाला डाल लें, गुरु वाला, और गुरु वाला आप लोग भी लिख लेना, गुरु तत्व। ठीक, या बृहद, बृहद। इसमें पहला हमने लिखा है सोडियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम क्या होता है, समझना इस चीज़ को, जो आपकी रक्त नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं, तो इसमें क्या होता है, ऊपर की सतह होती है, ये ऊपर की सतह, यहाँ पर होता है सोडियम। अच्छा समझना इस चीज़ को, यहाँ पर है सोडियम,
अंदर जो है, अंदर के हिस्से में क्या होता है, अंदर होता है पोटेशियम, ये भी +1 है, इस पर भी +1 चार्ज है। अब क्या होता है, अगर सोचो ये अगर ज़्यादा हो जाए, ये फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर, ये फोर्स लगा रहा है ऊपर की ओर, तब संतुलित है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, इस पर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा, इसमें से निकल क्या रहा है, बताना भाई मुझे, इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से रक्त वाहिनी, तो इसमें रक्त निकलेगा, ब्लड निकलेगा, और जिस पर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने का मतलब इस पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर मुख्य रूप से किस पर पड़ेगा, जिसमें बह रहा है लिक्विड, और लिक्विड क्या है, तो आपका ब्लड है, और प्रेशर पड़ रहा है तो मतलब बीपी, और प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा होगा ना, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीपी आपका बढ़ जाएगा। किसकी वजह से, सोडियम की वजह से। सोडियम की मात्रा अगर अधिक हो गई तो बीपी आपका बढ़ गया। क्लियर, शायद हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ गए हो आप लोग। अब बताओ, अगर आपका बीपी बढ़ गया तो आपको क्या करना चाहिए, आपको या तो इसको कम कर देना चाहिए, या तो आपको पोटेशियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अब मान लेते हैं, ये मान लो सोडियम आपका कम हो गया, यहाँ पर ये स्थिति किसकी है, ये सोडियम ने बढ़ाया था, अब सोडियम हो गया कम। जब सोडियम कम हो गया तो यहाँ पर जो दबाव लग रहा था, ये पोटेशियम क्या करेगा, ये ऊपर की ओर धक्का देगा, तो यहाँ से जो ब्लड पर प्रेशर लग रहा था, दबाव लग रहा था, तो वो कम हो जाएगा। अगर दबाव कम हो जाएगा तो किस पर दबाव कम हो जाएगा, तो बीपी पर दबाव कम हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं बीपी घट गया है, और यहाँ पर बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बीपी घट रहा है तो किसकी कमी से घटा, सोडियम की कमी से। सोडियम की कमी से घट गया तो आपको क्या करेगा डॉक्टर, आपसे कहेगा नमक का, चीनी का ये घोल बनाइए, ORS बनाइए, इसको पी लीजिए, तो आपकी सोडियम की मात्रा NaCl, ध्यान है ना, NaCl माने क्या होता है, नमक, तो आपसे क्या कहेगा NaCl लीजिए, और आपकी बॉडी का जो आपका सोडियम है पूरा हो जाएगा, तो इस पर दबाव संतुलन में आ जाएगा, तो बीपी आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है, तो इसने मुख्य रूप से क्या काम किया, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करेगा। दूसरा काम क्या करता है, लिख दे दूसरा काम, तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित, तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। मतलब कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि न्यूरॉन्स जलते हैं, न्यूरॉन, और न्यूरॉन भाई आपके जैसे आपके आसमान में तारे होते हैं वैसे न्यूरॉन होते हैं, तो न्यूरॉन जलते हैं, और जलने के साथ साथ में एनर्जी मिलती है माइंड को, तो ये न्यूरॉन जलते हैं, तो न्यूरॉन को संतुलित करने का भी काम कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हो गया। और क्या काम होता है इनका सारी चीज लिखते चलना, समझते चलना, बिल्कुल विधिवत, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पानी बरस नहीं रहा आजकल, गर्मी है थोड़ी बहुत, झेल लेंगे। अगला देखो क्या हुआ, और इसमें क्या हुआ, तो मांसपेशी संकुचन करने में सहायक है, संकुचन करने में सहायक है। ठीक है, मांसपेशियों को संकुचन करने में सहायक है, मतलब कि सोडियम के दबाव से या पोटेशियम के उस दबाव से क्या हो जाएगा, मांसपेशियां आपकी संकुचित होंगी, शिथिल होंगी। तो ये सारी मुख्य भूमिका होती है किसकी, सोडियम और पोटेशियम की। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि खनिज है क्या, आखिर वास्तव में है क्या खनिज, क्या है लवण। ये आप लवण सुनते हो, साल्ट सुनते हो, नमक सुनते हो, क्या है, क्या कारण, इसकी क्या जरूरत है, तो आप समझ गए इस चीज़ को। चलिए अगला देखते हैं भैया, इसको हटा दें, सोडियम पोटेशियम की बात आप समझ चुके हो। अगला देखते हैं, अगला है आपका कैल्शियम, ले लेते हैं चलो। तो अगला मैंने ले लिया है कैल्शियम। कैल्शियम ये है भैया कैल्शियम आपका। कैल्शियम मिलता कहाँ है, तो कैल्शियम आप सबको पता है, कैल्शियम मिलता है हड्डी में, और हड्डी कैल्शियम का अवशोषण कौन करता है, बताओ भाई कौन अवशोषण करता है, बता देना कमेंट बॉक्स में। कैल्शियम का कौन सा विटामिन है जो इसका अवशोषण करता है, चलो इसको देखते हैं। तो ये क्या काम करती है, तो अस्थि और दांत का निर्माण, ठीक है, निर्माण में सहायक है। निर्माण में, ये एक तो बड़ा लिखने के चक्कर में और राइटिंग खराब हो गई, सहायक है। ठीक, दूसरा काम क्या इसका होता है, हो सकता है आपको जानकर अद्भुत लगे, इसका दूसरा काम रक्त का थक्का निर्माण करने में सहायक करने में। आपको लगता होगा कि हमने तो विटामिन के को जाना था, बस केवल ये कहाँ से आ गया।
तो मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपने पूरी क्लास देखी है, बताया था रक्त का थक्का बनने के लिए 13 कारक जिम्मेदार होते हैं, और अगर इसकी कमी होती कहीं ना कहीं तो क्या होता है, आपका जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है उसका यूज नहीं हो पाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का यूज नहीं हो पाएगा तो आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या है, रक्त का थक्का बनाने वाली एक प्रोटीन ही होती है। तो क्लियर हो गई इतनी सारी चीजें। कैल्शियम की देखते हैं, कैल्शियम की हो गई। अगली चीज देखते हैं कौन सी। अगला देखते हैं, अगला आपका है क्लोराइड आयन लेते हैं। गुरु पोषक तत्व में चल रहे हैं अभी, सॉरी पोषक तत्व नहीं, गुरु तत्व या बृहद तत्व। ये कौन कौन से तत्व हैं, ये आपके मिनरल हैं, ठीक है। कौन सा लिया, तो क्लोराइड ले लिया भाई, क्लोराइड। अब क्लोराइड में क्या हो रहा है, तो क्लोराइड जो है आपका ये माध्यम उत्पन्न कराता है, माध्यम उत्पन्न कराता है। किसको माध्यम उत्पन्न कराएगा, तो ये उत्पन्न कराता है उपापचयी क्रियाओं को, उपापचयी क्रियाओं को। अब उपापचयी क्रियाओं को क्या है, जैसे आपका पढ़ना, आप जैसे पढ़ रहे हो, मान लो इस ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक माध्यम आपके पास, सॉरी माध्यम कह सकते हैं, हाँ माध्यम ही कह सकते हैं, एक माध्यम या वातावरण, यहाँ पर एक स्थितियाँ। तो मान लो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप हो सकता है ना पढ़ पाओ। ऐसे ही अगर आपके पास बहुत सारी ठंडक हो, परेशान हो, पानी गिर रहा तो भी नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर रिएक्शंस हो रही हैं तो इनके लिए माध्यम एक उनके अनुकूल होना चाहिए। माध्यम अगर जैसे प्रोटीन है या वसा है, उसको क्षार चाहिए या अम्ल चाहिए, किस प्रकार का माध्यम चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए कौन उपलब्ध होता है, तो आपका क्लोराइड। जैसे आपने देखा होगा HCl उत्पन्न हो जाता है। तो HCl उत्पन्न होता है, वो क्या करता है, उसके प्रोटीन के या वसा के इन चीज़ों के सहायक होता है, मतलब पाचन होने में। तो ये माध्यम उत्पन्न करता है, जैसे प्रोटीन और वसा का पाचन अच्छे से हो, वसा का पाचन हो सके अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, किसकी वजह से, क्लोराइड की वजह से। अगर क्लोराइड की कमी होती है आपकी बॉडी में तो आपका क्या होगा, आपके बॉडी को माध्यम नहीं मिल पाएगा, मतलब इन रिएक्शनों को माध्यम नहीं मिल पाएगा, तो इनकी दर हो जाएगी स्लो। जब इनकी दर स्लो हो जाएगी तो आपकी बॉडी में पाचन नहीं होगा, जब पाचन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, जब एनर्जी नहीं होगी तो आपका शरीर कमजोरी, थकान, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। क्लियर है, इसको हटा दें। चलिए, अच्छा एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी सोडियम और पोटेशियम में, तो सोडियम पोटेशियम जो है आपका एक और चीज़ में सहायक होता है, आपका जो संवेदना होता है, तो संवेदना इसी की वजह से आती है, जो आपका सोडियम पोटेशियम। जैसे अगर आपका सोडियम कम हो गया या ज़्यादा हो गया, सोडियम कम हो गया, मान लो सपोज है सोडियम कम हुआ तो बीपी क्या हो जाएगा, कम। और बीपी अगर कम हो गया तो कभी कभी आपको संवेदना नहीं आती है। संवेदना का मतलब जब ब्लड प्रेशर लो है तो आपके चींटी काट खाए पता नहीं चलता है, आपके कोई चुटकी काट ले पता नहीं चलता है, हल्का फुल्का लग भी जाए तो पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ कौन होता है, संवेदना के लिए जिम्मेदार आपका सोडियम पोटेशियम था, ठीक। अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं तो है मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को हम लोग क्या कहते हैं, Mg, मैग्नीशियम। तो ये किसमें सहायक होता है, ये क्या करता है, ये भी उपापचय क्रिया में सहायक है। अच्छा उपापचय जो बोल रहे हैं क्लियर हो चुका है, मेटाबॉलिक क्या होता है, उपापचय क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो जानी भी चाहिए। तो ये देखो ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है, ठीक है, पाचन में सहायक है। जैसे आपने कभी कुछ ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा रोटी खा ली, ज़्यादा आलू खा लिया, ज़्यादा चावल खा लिया, तो आपके बनने लगती एसिडिटी। जब एसिडिटी बनती है तो आपको क्या बोला जाता है कि इनो लाओ, 6 सेकंड में काम खत्म। इनो में क्या होता है, तो इनो में होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मिलता है, किससे मिलता है, ये मिलता है जाकर आपके पेट में। पेट में क्या है, ऑलरेडी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसने रिएक्शन कर दी, ये MgO हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन क्या बन गया, तो आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। और क्या बन गया, तो तुरंत बन गया पानी। मतलब कि आपने जैसे इनो पिया, किससे मिला, पेट में, किससे मुलाकात हुई, HCl से। HCl से जब मुलाकात हो गई, HCl को हम लोग अम्लराज भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत ही मतलब एसिडिक होता है। फिर क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और आपका पानी बन गया। समस्या आपकी समाप्त, 2-3 डकारें आई और समस्याएं समाप्त हो गई। तो ये भी समाप्त हो गया, मैग्नीशियम भी समाप्त हो गया। मैग्नीशियम की कमी अगर हो जाए तो समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन हो रहा था, जो उपापचय रिएक्शन हो रही थी इसकी, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। अगर वो डिस्टर्ब होगी तो आपके शरीर में या आपकी बॉडी में ऊर्जा की कमी आएगी। और ऊर्जा मिलती कहाँ से, तो ऊर्जा मिलती हमको है कार्बोहाइड्रेट से।
चलिए अब एक आपका लास्ट बचा है, वो है फास्फेट। फास्फेट, चलो इसको हटा दें। फास्फेट, तो ये फास्फेट क्या करता है? तो फास्फेट आप सबको पता है, देखो आपने एटीपी सुना होगा, एडीपी सुना होगा, एडनीन ट्राईफास्फेट, एडनीन डाईफास्फेट। तो ये सहायक होता है एटीपी के निर्माण में, एटीपी के निर्माण में सहायक है। और अगर ये फास्फेट ना हो, सहायक, सहायक, ठीक है। अगर ये ना हो तो फास्फेट अगर नहीं होगा तो आपकी बॉडी में क्या नहीं होगी? ऊर्जा नहीं होगी। एटीपी का मतलब ही होता है, हम लोग अपनी भाषा में क्या जानते हैं? ऊर्जा जानते हैं, एनर्जी जानते हैं। तो ये अगर नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ऊर्जा नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने बातचीत कर ली किस पर? गुरु पोषक, सॉरी गुरु तत्व या बृहत तत्वों के बारे में देख लिया है। माइक्रो जो आपके लवण होते हैं या माइक्रो आपके मिनरल होते हैं, ये सारी चीज़ देख ली। जिनकी मात्रा में अधिक चाहिए होती है, लगातार चाहिए ही होती है। कहाँ से चाहिए होती है? तो पानी से चाहिए होती है, फलों से चाहिए होती है, ठीक। तो हम लोग देखें कौन सा, तो अब देखेंगे हम लोग लघु, लघु और सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक। जैसे सूक्ष्म की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर एक उठा लेने बताया था, रेशे, रेशे, फाइबर, ठीक। इसी को कहा जाता है रुक्षांश या रुक्ष अंश। चलो रुक्षांश करते हैं, रुक्षांश। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसको देख लो भैया क्या है, ये रुक्षांश क्या है, रेशे क्या है। तो ये आपके आहार नाल में जो होता है, आहार नाल, तो ये आहार नाल की सफाई करते हैं, सफाई करते हैं। आहार नाल की सफाई करेंगे मतलब आपका आहार नाल साफ रहेगा। किसकी वजह से? इनकी वजह से। जैसे आप मूली खा लो, है ना, मूली खा लो या आप कोई और ऐसे वाली चीज़ खा लो, तो उनसे क्या होता है? आपकी आहार नाल साफ हो जाएगी, आहार नाल साफ हो जाएगा इसकी वजह से। तो संक्रमण के प्रति सुरक्षा होती है, संक्रमण के प्रति सुरक्षा, ठीक, सुरक्षा किसकी वजह से? रेशे, फाइबर, रुक्षांश अगर ये आपकी बॉडी में जाते रहते हैं लगातार, सब्जियों के माध्यम से, फलों के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, किसी माध्यम से आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो मैंने ये भी बताया था आपको, बॉडी देखो, आपको ऊर्जा चाहिए। जैसे आपको गाड़ी चलाना है, आपको पेट्रोल चाहिए, लेकिन ये खाली पेट्रोल से गाड़ी चल जाती है आपकी? नहीं चलती ना। आपको उसमें ग्रीस भी लगानी होती है, आपको उसमें मोबियाल भी चेंज करना होता है, आपको उसमें जो साइड का जो भी पार्ट होता है वो डालना पड़ता है। तो आपका जो गुरु पोषक तत्व था भोजन के अंतर्गत, तो वो तो आपका पेट्रोल समझ लो था, ठीक। बाकी जो ऐसे मोबियाल हो गया, ये विटामिन समझ लो, ये हो गया एक प्रकार से आपके जो आपका ग्रीस वगैरह होती है गाड़ी को साफ रखने के लिए, गाड़ी को क्लियर करने के लिए जो आप चीज़ें डालते रहते हो, ब्रेकायल वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या होती है? रुक्षांश होती हैं, खनिज होते हैं, लवण होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं आपको बॉडी को चलाने के लिए। इनसे ऊर्जा तो नहीं मिलती, लेकिन आपकी बॉडी सेफ, सुरक्षित रहती है, ठीक। चलो इसको हटा दिया जाए, रेशे फाइबर को। अगला देखते हैं, अगला हम ले लेते हैं मैग्नीज। मैग्नीज, मैग्नीज का फार्मूला क्या होता है? Mn, ठीक। मैग्नीज, मैग्नीज हो गया, ठीक। मैग्नीज, अब ये मैग्नीज क्या करता है? इसको कहा जाता है लीवर का लीवर, मतलब मेरे कलेजे का कलेजा। इसको बोलते हैं लीवर या यकृत, यकृत का यकृत, ठीक है, यकृत का यकृत या लीवर का लीवर। क्यों? क्योंकि ये काम करता है, आपकी जो अमोनिया होती है, आपकी बॉडी में जो अमोनिया बनती है उसको चेंज कर देता है। कौन? मैग्नीज। और किस में चेंज कर देता है? तो आपकी यूरिया में चेंज कर देता है, ठीक। आप जो अमोनिया है, अमोनिया को चेंज कर देगा यूरिया में। तो इसीलिए कहा जाता है लीवर का लीवर। कौन सा खनिज है? तो आपका मैग्नीज हो जाता है। तो अमोनिया को चेंज करेगा यूरिया में, ठीक है। तो इसका एक मुख्य रूप से ये काम हो गया। अगला देख लेते हैं यहीं पर, तो कोबाल्ट। कोबाल्ट, कोबाल्ट मैंने बताया था कोबाल्ट क्यों जरूरी है। तो कोबाल्ट आपका जरूरी होता है, ये आरबीसी को सिखाता है। क्या सिखाता है? कि तुम ऑक्सीजन को कैसे लेकर जाओगे। आरबीसी को रखा क्यों गया बॉडी में? आरबीसी का मतलब ब्लड। हम लोग ब्लड नहीं बोलते, लेकिन क्योंकि ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये आरबीसी को इसलिए डाला गया था कि तुम ऑक्सीजन को पकड़ो और इनको अंगों तक लेकर जाओ। अंगों के अंदर कोशिका मिलेगी, मैंने एड्रेस बता दिया इनको। अंगों तक जाना, अंगों में मिलेंगी कोशिका, और कोशिका में अंदर जा करके इस ऑक्सीजन को छोड़ देना।
इस ऑक्सीजन से कोशिकाएं क्या करेंगी, बात समझना, कोशिकाएं क्या करेंगी, उनको पहले से ऑलरेडी ग्लूकोज प्राप्त हो चुका है, जो ग्लूकोज प्राप्त हो चुका होगा इन लोगों के माध्यम से उसमें ऑक्सीजन और आ जाएगा, ऑक्सीजन जब आ जाएगा तो वहाँ से निर्माण हो जाएगा एटीपी, मतलब कि कोशिकाएं क्या बना लेंगी, ऊर्जा। जब कोशिकाएं ऊर्जा बना लेंगी, एक कोशिका को ऊर्जा मिल गई, मतलब कोशिका सुरक्षित, कोशिका सेफ। जब कोशिका सुरक्षित हो गई, कोशिका सेफ हो गई, तो इसका मतलब आपकी बॉडी सेफ, सुरक्षित, और थकान, कमजोरी, एनर्जी उसको मिलती रहेगी और थकान कमजोरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बात समझ गए। तो आरबीसी को सिखाता है, कौन सिखाता है, कोबाल्ट सिखाता है। क्या सिखाता है कि तुम ऑक्सीजन को लेकर कैसे जाओगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बांधना सिखाता है आरबीसी को कौन, कोबाल्ट। मान लो कोबाल्ट की कमी हो जाए, तो कोबाल्ट की कमी होती है तो आरबीसी में ये गुण नहीं आ पाता है कि ऑक्सीजन को कैसे कैरी करें, ऑक्सीजन को जब बांध नहीं पाता है तो इसकी वजह से रोग हो जाता है एनीमिया। अब ये बहुत भयानक वाली एनीमिया होती है, बहुत बड़ी रक्ताल्पता, मतलब कि रक्त तो है लेकिन ऑक्सीजन जब पहुँच नहीं पा रहा है, जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। कोशिका को सांस नहीं आएगी, कोशिका को एनर्जी नहीं आएगी, मतलब कोशिकाओं से ही तो हमारा बॉडी चलता है ना। अगर कोशिका है तो हम लोग हैं, क्योंकि बाल में भी लाखों कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं, आँख में भी कोशिकाएं हैं, त्वचा में भी कोशिकाएं हैं, हर जगह कोशिकाएं हैं, सेल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है आपका आयरन। आयरन, अब आयरन क्या करता है, तो आयरन सबको पता है, आयरन निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण में सहायक है। ठीक, अगली चीज देखते हैं। तो अगली चीज मान लो सीयू हो गया, जिसको हम लोग कॉपर या तांबा कहते हैं, कॉपर या तांबा। तो ये क्या करता है, कॉपर या तांबा क्या करता है, ये करता है पाचन से आयरन का अवशोषण, आयरन का अवशोषण, पाचन तंत्र से आयरन का अवशोषण निकाले। मान लो जैसे सपोज दैट आपने पालक खाई, तो पालक का पाचन हुआ और पाचन होकर के कॉपर वेट कर रहा है कि आयरन आ रही है, आयरन आ रही है, आयरन आई, आयरन से कहा तुम चलो, इसको निकाल करके इसको अपने जगह पर ले गया, आयरन से निर्माण किसका हो गया, आरबीसी का हो गया। क्लियर है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला यहीं पर देखते हैं। तो एक आपका था फ्लोराइड, मैंने बताया था फ्लोराइड। ठीक, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड क्या करता है, देखो फ्लोराइड एक मुख्य रूप से काम करता है बच्चों में दांतों का विकास। तो दांतों का निर्माण करता है किसमें, बच्चों में। ठीक है, इसकी कमी अगर होती तो बच्चों में दांतों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, दांतों का विकास। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछे यहाँ पर, कमेंट बॉक्स में बताना, दंत सूत्र बता देना क्या होता है। मानव का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक, वयस्कों में क्या होता है, वयस्कों में मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है, तो उसमें अगर अधिकता हो जाए इसकी तो इससे रोग होता है, रोग का नाम होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, तो फ्लोरोसिस रोग हो गया, किसकी वजह से हो गया, इसकी अधिकता से। क्या होता है इसमें, दांतों में गैपिंग आने लगती है, दांतों का टेढ़ा बेढ़ा, दांतों में पीलापन, दांतों में कालापन, ये सारी समस्याएं किसकी वजह से, फ्लोरोसिस की वजह से। दांत देखा ना आपने, कभी कभी बहुत भद्दे लगते हैं, दांत के ऊपर दांत चढ़ गया, या मतलब हड्डियों में समस्याएं बनने लगती है, इसकी वजह से। दांतों में, हड्डियों में ये समस्या बनती है किसकी वजह से, फ्लोराइड की अधिकता के कारण। फ्लोराइड की अधिकता जब भी होगी तो ये रोग होगा, कमी होगी, दांतों का विकास डिस्टर्ब होगा, किसमें, बच्चों में। चलिए अब देखते हैं कौन सा बचा है। तो मैंने आपको इसमें आयरन बता दिया, फ्लोराइड बता दिया, कॉपर बता दिया, मैग्नीज बता दी है, कोबाल्ट बता दिया, आपका आयोडीन छूटा है, आयोडीन याद आया, आयोडीन। चलिए देखते हैं आयोडीन। अच्छा, आयोडीन तो पता है आयोडीन क्यों उपयोग, तो ये आयोडीन सबको पता है आयोडीन का काम क्या होता है। आयोडीन की वजह से अगर आयोडीन कम हो जाती तो हमको रोग हो जाता है। कौन सा रोग, घेंघा, ये गर्दन क्या होती है, फूल जाती है, यहाँ पर ऐसा गुंबद टाइप का निकल आता है, और यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन ग्रंथि। थायरॉक्सिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आपका आयोडीन हार्मोन से निकलता है, और थायरॉक्सिन के पीछे होती पैराथायरॉक्सिन। बात समझ में आई। तो हम लोग हार्मोन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, वहां पर भी इसका मुख्य रोल है। तो ये आयोडीन क्या है, एक प्रकार का खनिज है। इससे क्या हुआ, तो इस ये होता है आपका थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का मुख्य घटक होता है। ठीक, मुख्य घटक है थायरॉक्सिन का। और क्या करता है, तो ये सभी उपापचयी
उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक, नियंत्रण करता है। मतलब जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनकी ये रिएक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसको एक और नाम दिया जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं आधारी उपापचयी दर। आधारी उपापचयी दर का मतलब जैसे किसी व्यक्ति को एनर्जी चाहिए होती मान लो 2400 कैलोरी, है ना, किसी व्यक्ति को चाहिए होती 5000 कैलोरी। तो इस प्रकार की किसको कितनी ऊर्जा चाहिए, किसको कितनी ऊर्जा नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कम खाते हैं फिर भी मोटे होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत खाते हैं फिर भी पतले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं नॉर्मल खाते हैं और नॉर्मल जैसे रहते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गई होगी। जितने भी खनिज थे भैया मैंने आपको पढ़ा दिए, समझा दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब हम लोग अगली क्लास में मुलाकात करेंगे आपसे, कोई नया सब्जेक्ट या कोई नई चीज़ पर बात करेंगे। तब तक क्या करना आपको पता है क्या करना है, अगर आप समझदार हो। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।